हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्ते। तो चलिए आज मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूं जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं इस लेक्चर के दौरान जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सारी चीजें मैं आपको पहले बता देता हूं। कल अचानक से मैं यूजेनिक यूथेनिक के बारे में बता ही रहा था तो थोड़ा सा कटअप हो गया। आपने देखा होगा वीडियो में कि वो कटअप हो गया। चलिए तो आज हम उस सारी चीजों को पूरा करते हैं। यूजेनिक क्या है, यूथेनिक क्या है, यूफेनिक क्या है, ये तीनों चीज बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे फॉरवर्ड जेनेटिक्स क्या है। इस सब के विषय में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज कह दूं। आप आज का जो लेक्चर होने वाला है शायद कल से भी बेहतरीन होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस वगैरह बन जाते हैं। मैं आपको क्रॉस करवा के बताऊंगा कि किस तरह से कहां से किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, इसमें उलझ जाते हैं। अगर हमको इसका सही कंसेप्ट नहीं पता होता है तो हम तात्काल इसमें क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं और कहीं ना कहीं गलत आंसर टिक करके चले जाते हैं। तो चलिए हम आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में या कोई भी बोर्ड में जो आते हैं, खासतौर पे मैं अभी पर्सनली बिहार बोर्ड की ही बात कर रहा हूं, तो आते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपको शॉर्ट में टॉपिक लिख देता हूं, यूजेनिक। यूजेनिक के बारे में हम बताएंगे, यूजेनिक। उसके बाद यूफेनिक, यूफेनिक, यूजेनिक, यूफेनिक, यूथेनिक, यूथेनिक। यूथेनिक के बाद ये सारे टॉपिक हैं, ये सब हम कवर अप करने वाले हैं। देख सकते हैं आप, है ना। ये सारे चीज सब हम एक एक करके कवर अप करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा फॉरवर्ड जेनेटिक बताएंगे। फॉरवर्ड जेनेटिक FG। उसके बाद फॉरवर्ड का मतलब होता है रिवर्स जेनेटिक क्या है, रिवर्स जेनेटिक वो भी बताएंगे हम आपको। उसके बाद मैं बताऊंगा फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क लाइन मेथड क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। फॉर्क लाइन मेथड, इससे हम गैमेट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला तो बताएंगे ही हम आपको, साथ में किस तरह का गैमेट होता है वो भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा फॉर्क लाइन मेथड से। चलिए, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं मेंडलिज्म। मेंडलिज्म वही उन्होंने जो पी प्लांट पे, पिसियम सेटिवम नाम का जो प्लांट था, मटर का पौधा, उस पे मेंडल साहब ने जो प्रयोग किया था उस सब के विषय में बताएंगे। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 1856 से लेके 1863 तक ये 7 साल लगभग पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो चलिए हम उस सब की बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि मेंडल साहब के दो खास तौर पे जो प्रिंसिपल है उस पे बात करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में ही बात करेंगे, तो वो सब बाद में बात करेंगे। अभी हम इतने टॉपिक पे खास तौर पे बात करने वाले हैं। चलिए तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। यहां देखिए, सबसे पहला है यूजेनिक। यूजेनिक का मतलब क्या होता है, देखिए यूजेनिक, ये ब्लैक कलर से लिख देते हैं। यूजेनिक, यूजेनिक का मतलब होता है इंप्रूवमेंट ऑफ, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ह्यूमन बीइंग। अभी बस आप इस पे ध्यान दो, वो मैं बाद में बता रहा हूं, है ना। इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन used to genetics, used to genetics, या आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, इस प्रौद्योगिकी विज्ञान में प्रयोग किया जाता है यूजेनिक का, है ना। दूसरा नंबर पे है यूथेनिक। यूथेनिक, अच्छा यूथेनिक का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जेनिक का मतलब जेनिक शब्द जैसे ही आ गया तो आपने कह दिया सर जेनेटिक्स से रिलेटेड है।
जेनेटिक्स से रिलेटेड है इंप्रूवमेंट, जेनेटिक के क्षेत्र में इंप्रूवमेंट करना, उसी को हम लोग यूजेनिक कहते हैं। यूथेनिक का मतलब होता है इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी हर तरह से इंप्रूवमेंट तो ह्यूमन बीइंग को ही मिल रहा है ना। इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग is changement of human being, is changement of environment, देखिए शब्द है, याद रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए चेंजमेंट आता है इन्वायरमेंट में किसी भी प्लांट के कारण, अगर ज्यादा से ज्यादा हम पौधा लगाते हैं तो आपको पता है कि हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट में चेंजमेंट आता है। जैसे मान लीजिए कि अभी सरकार मुहैया चला रही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाया जाए। ये सिर्फ अपने देश का ही कंडीशन नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है कि ना, वर्ल्ड लेवल पे कहा जाता है कि आप अपने देश में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधा लगाए। इससे क्या होगा कि पॉल्यूशन जो है ना कमेंगे। और आप वैसे भी सोचो ना, अगर पेड़ की ज्यादा कटाई करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ गई तो हम लोगों को क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। और ऑक्सीजन की जैसे ही कमी पड़ेगी तो इंसान को क्या होने लगेगा, दम घुटने लगेगा, अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगेंगी। ये तो पहली बात हुई। और आप देखो ना, CO2 का मात्रा अगर बढ़ेगा तो वैसे भी यहाँ का एनवायरनमेंट टेम्परेचर बदलने लगेगा, ज्यादा होने लगेगा, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे में ठंडी के समय में या बिना बारिश के मौसम में ही बाढ़ आ जाएगा, इस तक, क्योंकि आप सिंपल सी बात समझो ना, यहाँ इस जगह का एनवायरनमेंट वैसे ही गर्म हो जाएंगे, तो जो ग्लेशियर एरिया वाला है जहां पे आइस है, बर्फ वगैरह है, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब पिघलने लगेंगे टेम्परेचर के कारण। तो एक शब्द दिया जाता है जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, बायोलॉजी में कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा, यानी कि बिना बारिश के सीजन में ही बाढ़ आ जाएंगे। समझ रहे बात हो कि नहीं? तो उससे हम लोग को ही लॉस हो जाएगा, हम लोग पानी के अंदर चले जाएंगे, तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने जो पृथ्वी है इसको ऑक्सीजन हमेशा मिलते रहना चाहिए, साथ में प्लांट लगाया जाए, है ना। अच्छा, एक चीज आपको पता होगा, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, किसे पता है आपको, है ना, लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट को। समझ रहे बात हो? यहाँ पे बहुत बड़ा घना जंगल है, इसको कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, आपको पता होगा। आइए तीसरा नंबर पे हम बात करते हैं, यूजेनिक है ना, इंप्रूवमेंट ऑफ ट्री, है ना, ट्री में इंप्रूवमेंट करना, भाई ट्री लगाना, ट्री है ना, पेड़ नाम से ही पता चल रहा है। यूफेनिक का मतलब क्या होता है, मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, देखिए यहाँ पे इंप्रूवमेंट of human being in used to medicine line, मेडिसिन लाइन, है ना, फार्मास्यूटिक्स कंपनी में इंप्रूवमेंट होना। अच्छा, दवाई, अच्छा यूफेनिक का मतलब ही होता है क्या, दवा, है ना, फार्मासिस्ट से रिलेटेड चीज है, तो इस चीजों में इंप्रूवमेंट करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूफेनिक कहते हैं। चलिए, तो मैंने 3 चीज आपको बता दी, यूजेनिक, यूफेनिक, यूथेनिक और फॉरवर्ड जेनेटिक के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है फॉरवर्ड जेनेटिक्स। क्या होता है, एक बार मैं आपको समझा दूं। फॉरवर्ड जेनेटिक्स it is proceed it is considered with phenotypic, है ना, फिनोटाइपिक, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना, फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू
phenotypic character to proceed here, phenotypic character to proceed toward genotypic character. जीनोटिपिक ऐसे नहीं लिखना, जीनोटाइपिक कैरेक्टर। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। देखो मैंने क्या बोला, कंसीडर विथ फिनोटाइप से, है ना, जीनोटाइपिक कैरेक्टर की बात कर रहा था मैं, है ना। यानी कि आपको मैंने वैसे भी बता दिया है कि फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइपिक कैरेक्टर उस कैरेक्टर को कहते हैं जो एक्सटर्नल अपीयरेंस को दिखा रहा हो। जैसे मैंने कहा था, हेयर का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग, स्किन कलर, ये सब के सब कैसे कैरेक्टर है, दिख रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको कहेंगे फिनोटाइपिक कैरेक्टर, है ना। और जीनोटाइपिक यानी कि गैमेट से रिलेटेड हो गया, जीन से रिलेटेड हो गया, है ना, तो उसको जीनोटाइपिक कहेंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ये फॉरवर्ड जेनेटिक है। मैंने क्या लिखा, इट इज कंसिडर्ड विथ अ फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू प्रोसीड टुवर्ड, यानी कि फिनोटाइपिक से कहां प्रोसीड करेगा, जीनोटाइप की तरफ करेगा, इसीलिए इसको फॉरवर्ड जेनेटिक कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, मेंडेलियन जेनेटिक आ जाएगा, याद रहेगा आपको, मेंडेलियन जेनेटिक्स आ जाएगा, मेंडेलियन जेनेटिक आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स जेनेटिक्स की, तो आप यहां तक अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे रिवर्स जेनेटिक की। जरा सा इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए अब हम बात करेंगे रिवर्स जेनेटिक्स की। चलिए देखिए यहां पे अब हम रिवर्स जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए रिवर्स जेनेटिक्स देखिए इसमें कुछ है नहीं, रिवर्स जेनेटिक्स में सिंपल सी बात है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इट इज कंसिडर्ड विथ जीनोटाइपिक टू प्रोसीड, जीनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोसीड टुवर्ड जीनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोसीड टुवर्ड फिनोटाइपिक कैरेक्टर, आपको याद रखना पड़ेगा, फिनोटाइपिक कैरेक्टर, CHARACTERS कैरेक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आगे बताएंगे क्या है ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था जिसमें डीएनए के बारे में, ह्यूमन जीन के बारे में पता करना था। समझ रहे बातों को नहीं थी, इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट हुए थे। इसको मेगा प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके बारे में पूछ भी लिया जाता है तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, यानी ये 5 नंबर में पूछ लिया जाता है HGP के बारे में, तो मैं पूरा डिटेल बता दूंगा, आप चिंता ना करें। चलिए अब हम आगे की ओर बात करने वाले हैं कि मेंडल साहब ने, अच्छा उससे पहले हम आपको बताने वाले हैं फॉर्क लाइन मेथड क्या होता है, तो चलिए सुन लीजिए फॉर्क लाइन मेथड, है ना। अच्छा एक चीज सिंपल सा, उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। जैसे मैं मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, सेल का डिवीजन करवा रहे हैं, डिवीजन। अगर मान लीजिए आपको ये चीज तो पता ही है कि 2 तरह से हम सेल का डिवीजन खास तौर पे करते हैं, एक मिटोटिक डिवीजन, एक मियोसिस डिवीजन, एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन, है ना। अब देखिए अभी हम बात करने वाले हैं मिटोटिक डिवीजन का, सॉरी मियोसिस का यानी कि अर्धसूत्री का, अर्धसूत्री है ना, अर्धसूत्री आप तो जानते ही हैं। वैसे अगर आपको और अच्छे से जानना है तो मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है इस पर, मियोसिस और माइटोसिस पे, मैंने बड़ा अच्छा से वहां समझाया, आप वहां जाकर देख सकते हैं, 1 मिनट का वीडियो है बस। चलिए यहाँ पे हम बात करें, जैसे मैं मान लीजिए कि कोई सेल है, ये 2n सेल है,
ठीक है। इसमें अगर हम डिवीजन करेंगे तो आपको पता है कि ये n हो जाएगा, या तो हम मियोसिस करें या माइटोसिस करें, है ना। हर कंडीशन में इसको अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन कहते हैं, समसूत्री कहते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, विभाजन, डिवीजन का मतलब विभाजन होता है। अब मान लीजिए कि अगर हमको गैमेट के बारे में पता करना है कि कितना फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n। क्या कहिएगा? 2n, है ना सर। 2n क्या होता है? n क्या होता है सर? अब आपके दिमाग में आएगा, n जो है हेट्रोगैमेट एलील है, गैमेट एलील है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, मैं एग्जांपल सब लूंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। यहां तक अगर आपको बातें समझ में आई तो बोलो। अब हम फॉर्क लाइन मेथड थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, यहां पे आप देखिए, फॉर्क लाइन मेथड्स। सर इसका जरूरत क्यों पड़ा? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएंगे, सर जब आपने फॉर्मूला बता ही दिया तो फॉर्मूला से निकाल लेंगे गैमेट। लेकिन कभी कभार क्या करता है कि ये ना पूछ लेता है किस टाइप का गैमेट बनेगा, तब तो आप फंस जाओगे। कितना पूछेगा तब तो बता दोगे, लेकिन अगर वो ये पूछ लिया कि किस टाइप का बनेगा, तब क्या करोगे? उस कंडीशन में तो आप फंस जाओगे, उलझ जाओगे फिर तो चलिए इसके बाद हम आगे की ओर थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। इस सबको मिटा देते हैं, ये सब आपने लिख ही लिया होगा। चलिए अब हम इसके आगे थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर। इसको जरा सा मिटा देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस अपने पास। ये चीज मैंने आपको बता रखा है, फॉर्क लाइन मेथड, अभी वही चीज समझा रहे हैं हम आपको। आइए देखिए, यहाँ पे सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन। अब फॉर्क लाइन मेथड का यूज हम यहाँ पे करते हैं। देखिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए कि मैंने कहा कैपिटल ए लिया, सॉरी ऐसे लो आप, कैपिटल ए स्मॉल ले लो। अब तुमको फॉर्क लाइन मेथड बनाना है, तो मैंने तुमसे कहना है कि बताइए इसमें कितना गैमेट बनेगा। तो आपने कहना है कि 2 के पावर सर एक ठो ही तो है, तो 2 के पावर 1 कर देंगे, तो गैमेट कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो हम भी कहेंगे हाँ 2 तो बनेगा। क्यों? n क्या था? हेट्रोगैमेटिक एलील था सर। तो इसमें कितने हैं? ये ए कितने हैं सर? एक ही है, इसीलिए 1 डाल दिए, है ना। इसको लिखा कैसे जाएगा? इस तरह से। तो आपसे मैं पूछूंगा किस टाइप का बनेगा, तो आप कहोगे सर ए और एक स्मॉल ए, 2 तरह के बनेंगे, तो 2 बने ना यहाँ, है ना। तो ऐसे ही समझेंगे। अगर मान लीजिए फिर और थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, है ना, ऐसे करके मैं दे देता हूं, सॉरी कैपिटल बी, है ना, उसके बाद कैपिटल सी दे दूं। और आपसे अब मैं पूछूं कि बताओ कितने टाइप का बनेगा, तो आप कहोगे कि सर ये तो बनाना पड़ेगा सर। देखो सबसे सिंपल बात, आपने कहना है कि सर एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सर ये तो नहीं लेंगे क्योंकि ये तो होमोगैमेटिक एलील है, तो इसके लिए आपने क्या लिखना है? 2, और 2 के पावर कितना लिखना है? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2, तो कितने हो जाएंगे? 4 बन जाएंगे। तो आपने लिख देना है 4 बन जाएंगे। चलिए अब हम चेक करते हैं, फॉर्क लाइन मेथड से हम चेक करते हैं। किससे? फॉर्क लाइन मेथड से हम चेक करते हैं, फॉर्क लाइन मेथड का प्रयोग करके, है ना। चलिए फॉर्क लाइन लगाते हैं। आइए देखिए यहाँ पे जरा सा इसको हम मिटा देते हैं। चलिए आइए देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि मैंने लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां से ये बनेगा, हाँ। उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी को ऐसे, यहाँ पे भी कैपिटल बी स्मॉल बी को ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या है? कैपिटल सी है, तो देखो होमो है तो होमो के लिए एक ही लिखेंगे, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी। अब इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पे आप लिखो, आराम से लिखो, है ना। क्या लिखोगे? कैपिटल ए एस कैपिटल बी कैपिटल सी, एक तो ये बनेगा, ए स्मॉल बी स्मॉल सी। उसके बाद क्या बनेगा? ए बी और ये सी बनेगा। उसके बाद एक क्या बनेगा? स्मॉल ए बी और ये सी बनेगा। तो देखो ये 4 तरह का है। अगर मान लीजिए आपसे आप पूछेगा किस टाइप का बनेगा, तो कहिएगा सर ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। तो ये टाइप आपने बता देना है, कितने प्रकार का कैसा बन रहा है वो आप बता देंगे आराम से। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। शायद आप समझ गए होइएगा अच्छी तरह से कि किस तरह से फॉर्क लाइन मेथड का यूज करके पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको लेकर दिखाता हूं, है ना। चलिए आइए तो हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं। इसको जरा सा पूरा को मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए फॉर्क लाइन मेथड का यूज कैसे करना है।
उसके बाद हम मेंडलिज्म पे चलेंगे, है ना। चलिए यहां तक आपको एकदम बातें समझ में आ गई होगी अच्छी से। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छे से ताकि आपको दिक्कतें ना आए, है ना। चलिए लेना, चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए मैंने लेकर आया है। देखिए यहाँ पे देखिए ए ट्राई हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस डिफरेंट क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, फाइंड आउट probability find out probability of gametes which contain पहला जो दिया हुआ है आपका only one dominant आपको दिख रहे होंगे अच्छे से, डोमिनेंट एलील बताना है, पहला कितना होगा वो बताना है। बी नंबर वाला आपसे पूछ रहा है एट लीस्ट टू रिसेसिव एलील, एट लीस्ट टू रिसेसिव एलील, ये भी बताना है आपको। उसके बाद बताना एट लीस्ट वन डोमिनेंट एलील, सी एट लीस्ट वन डोमिनेंट एलील कितने बनेंगे। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ए ट्राई हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट विच कंटेन, है ना, ओनली वन डोमिनेंट एलील्स एट लीस्ट, है ना। आपसे अगर ऐसा पूछ देगा तब तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। ये चीज देखिए ट्राई हाइब्रिड कह रहा है ना। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आप अगर ये सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं हम फार्मूला लगा लेते हैं ना, ट्राई हाइब्रिड कह रहा है तो हम फार्मूला लगा लेते हैं, 2 के पावर 3 लिख लेते हैं और कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 लिखेंगे सर 8 वो बनेगा। 8 वो तो बनेगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये थोड़ी ना पूछा जा रहा है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ओनली वन डोमिनेंट एलील कितने होंगे। तो आपको पूछा जा रहा है कि किस टाइप का बनेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशंस देखते हैं कैसे बनेंगे ये। आइए तो एक एक करके देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे आप देखिए सॉल्यूशंस, फॉर्क लाइन मेथड का यूज करना पड़ेगा। गैमेट कैसा होगा सर, कैपिटल ए, कह रहा है कि ट्राई हाइब्रिड है ना, एंड ट्राई हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप, ये बात को देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, यानी कि पूरा गैमेट ही डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात कर रहा है। कैपिटल सी स्मॉल सी ऐसे लिख लीजिए, यानी किस तरह का होगा, आपने यहां से तो ये निकाल लिया। चलिए अब हम बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आएगा, कैपिटल ए स्मॉल है, ठीक है। अब इसका भी क्या हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कैपिटल सी स्मॉल सी हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कैपिटल सी स्मॉल सी हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि मैं और बड़ा बनाऊं, चलो और बड़ा बना देता हूं ताकि आपको दिक्कतें ना आए। चलो देखो यहाँ पे एक ए है और एक ए है, चलो यहां से ये है, चलिए यहाँ पे ये है कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ भी है कैपिटल बी और ये रहा स्मॉल बी, फिर इसका विभाजन हुआ कैपिटल सी, इसका भी हुआ कैपिटल सी स्मॉल सी। देखिए मैं किस तरह से कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इस तरह से बन गया। अब देखिए हम बनाते हैं किस किस टाइप का बनेगा। ए बी सी क्या लिखना है, पहला ए बी सी, दूसरा नंबर वाला क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे ए बी स्मॉल सी, ए बी स्मॉल सी, तीसरा नंबर वाला क्या है, ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये क्या हो जाएगा, ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए
स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। देखिए कितना टाइप का बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो बना। लेकिन अब देखिए, अब इसका आंसर देते हैं हम। ओनली वन डोमिनेंट एलील, कौन ऐसा है जो सिर्फ एक ही डोमिनेंट एलील है? तो देखिए इसमें ए बी सी सबके सब बड़ा है, डोमिनेंट है, दिख रहा है आपको? तो ये और भी कोई है क्या सारा के सारा बड़ा? नहीं। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताइए? एक तो बड़ा ये हो गया, यहाँ पे भी देखिए एक रिसेसिव आइए गया, यहाँ पे भी एक बी वाला रिसेसिव आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ ही गया, यहाँ भी आ ही गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। यानी कि आप बोल सकते हैं कि सर 1/8 होगा टोटल। ये कितना हो जाएगा? 1, एक ही है ना, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? 1/8 आंसर जाएगा सर। एटलीस्ट 2 रिसेसिव एलील कह रहा है, कम से कम 2 रिसेसिव एलील होना चाहिए। चेक कीजिए आप, 2 कम से कम कह रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, एक ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा एक, है ना? इसको चेक कीजिए आप, है ना? अलग अलग मैं कलरों से यूज करता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। इसमें एक ये है ना? और बताइए क्या होगा? इसमें तो 3 ठो है, एटलीस्ट कम से कम कह रहा है। अच्छा, ये इसमें 3 ठो हो गया, इसमें भी 3 ठो हो गया, ये तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, यानी कि 2/8 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से मिल जाते हैं। देखिए इसमें तो है, इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें 2 है, इसमें देखिए एक ही है, इसमें 2 है, इसमें 3 है भाई, इसमें देखो 3 है। तो आप क्या कह सकते हो? 2/8 कह सकते हो। एट वन डोमिनेंट एलील, वन डोमिनेंट कह रहा है कि सिर्फ एक ही डोमिनेंट हो। चेक कीजिए, एक ही कम से कम होना चाहिए। तो एक ही वाला तो यही है ना? एक डोमिनेंट है, एक ठो तो ये भी ले सकते, एक डोमिनेंट है, इसमें एक डोमिनेंट है, और इसमें भी एक डोमिनेंट है, ये भी है एक डोमिनेंट वाला, एक डोमिनेंट वाला सिर्फ 2 ही है, 2/8 है। तो देखिए इस तरह से मैंने आंसर दे दिया, है ना? आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आंसर देना है। देखिए कह रहा है कि ओनली वन डोमिनेंट, तो वन डोमिनेंट वाला एगो ये है। एट लीस्ट 2 रिसेसिव, यानी कि कम से कम 2 रिसेसिव हो, समझा? कम से कम वन डोमिनेंट, एट लीस्ट 2 रिसेसिव। तो 2 रिसेसिव देख रहे हैं ना, 2 रिसेसिव वाला ये है, 2 ठो रिसेसिव है, 2 ठो रिसेसिव है, समझ रहे बात हो ना? वैसे 2 ठो रिसेसिव है, ये भी 2 ठो रिसेसिव है। वैसे आप इसको भी ले लीजिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, सही सही, यही हो जाएगा आंसर। तो ये आंसर आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या एक अच्छे क्वेश्चन लेकर हमने क्या किया, बता दिया आपको, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए जाओ उधर, जाओ 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 उधर जाओ। अरे वो छोटा सा कुत्ता का बच्चा आ गया था। चलिए आइए आइए स्टार्ट करते हैं अब हम। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं, यहां तक आपने लिख लिया, अब हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे मेंडेलियन कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। चलिए जरा सा हम मिटा देते हैं, चलिए यहां तक हम मिटा देते हैं, यहां तक आगे की ओर हम चलेंगे। चलिए बैठ जाओ बैठ जाओ, वही बैठ जाओ बैठ जाओ, बदमाशी नहीं करो। हाँ बैठ जाओ, बैठो वहां पे, बैठो बैठो, हाँ वहीं पे वहीं पे। चलिए डॉगी है, आइए अब हम बात करते हैं आगे की ओर। अब हम बात करने वाले हैं मेंडलिज्म के बारे में, है ना? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, 7 पेयर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग 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 ट्रेट्स। एक मिनट रुकिएगा जरा, चुप जाओ जाओ, बदमाशी नहीं करो। चलिए 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ट्रेट्स की बात हम कर रहे थे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिख लीजिए, गड़बड़ा जाएगा उस समय। कैरेक्टर्स,
कैरेक्टर्स, कैरेक्टर। चलिए 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। चलिए अचानक से आ गया था मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था, अचानक से आ गया, मैं भी डर गया हूं। चलिए यहाँ पे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब हम बात करने वाले हैं। देखिए मेंडल साहब ने पी प्लांट पे क्या किया था, प्रयोग किया था, लगभग 7 साल किया था। मैंने आपको बताया किया है 7 साल किया है, लगभग 1800, आप सोच सकते हैं 56 से लेके 63 तक, 1863 तक इन्होंने क्या किया, पी प्लांट पे, पिसियम सेटिवम नाम के प्लांट पे क्या किया, प्रयोग किया है ना। देख सकते हैं पिसियम सेटिवम। अच्छा इसी को पी प्लांट कहते हैं, पी प्लांट याद रखिएगा, पी प्लांट कहते हैं, पिसियम सेटिवम को ही कहते हैं। चलिए अच्छा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जॉर्ज मेंडल साहब को ही फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। ये सबसे पहले जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में जो बात किया था वो कौन किए थे, मेंडल साहब किए थे। तो चलिए आते हैं, हम बात करते हैं 7 कैरेक्टर उन्होंने क्या क्या लिया था पी प्लांट का। अच्छा पी प्लांट सिंपली कल्टीवेशन करना ना आसान था, इसीलिए इन्होंने पी प्लांट को ही चुना। और भी कई कारण थे, इसके जल्दी जल्दी जनरेशन आ जा रहे थे है ना, और कम लागत में कम खर्चे में भी काम निकल जा रहा था और ज्यादा परेशानियां नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया। चलिए आइए तो हम बात करते हैं 7 कैरेक्टर कौन कौन सा है। एक साइड हम लिखने वाले हैं कैरेक्टर है ना। चलिए थोड़ा सा कैरेक्टर और एक साइड लिखने वाले हैं ट्रेट्स। अच्छा कैरेक्टर्स 7 थे और ट्रेट्स 14 थे। सर 14 ट्रेट्स से, हाँ। अब देखिए इसमें 2 चीज था ना, एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव कैरेक्टर था, है ना। डोमिनेंट और रिसेसिव्स है ना। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी और रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी कह सकते हैं। और ये क्या है, प्रभावी है, प्रभावी है ना, प्रभावी गुण अप्रभावी गुण, आप तो समझ ही रहे हैं। चलिए आइए तो सबसे पहला कैरेक्टर मैंने उन्होंने क्या लिया, प्लांट हाइट। आइए एक एक करके हम कैरेक्टर पे बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो उन्होंने लिया प्लांट हाइट लिया। प्लांट हाइट कुछ किताब में स्टेम हाइट भी दे देता है, तो चिंता में मत आइएगा कि सर कुछ और दे दिया है ना। प्लांट वही चीज है, प्लांट हाइट स्टेम हाइट कुछ भी कहिए। प्लांट हाइट पौधे की ऊंचाई कैसा होता है, प्रभावी गुण में क्या आ रहा था, टॉल, क्या आ रहा था, टॉल है ना। और यहां पे क्या आ रहा था, ड्वार्फ रिसेसिव में। चलिए दूसरा नंबर पे प्लांट हाइट के बाद था फ्लावर पोजीशन था। उसके बाद फ्लावर कलर था। चौथा जो कैरेक्टर था सीड कलर था। पहले पोड कलर ले लेते हैं, उसके बाद सीड पे जाएंगे। पोड कलर। पांचवा जो था पोड शेप था, उसके बाद छठा सीड कलर था, और सीड शेप था, सीड कलर था, सीड शेप था। तो आपको पता होना चाहिए फ्लावर पोजीशन में आप देख सकते हैं एक्सियल का मतलब पुष्प का सामने से होना, उसको एक्सियल कहते हैं। और इसको कहेंगे टर्मिनल, जो बगल से होता है ना उसको टर्मिनल कहते हैं। एक मिनट, क्या है, जाओ बदमाशी करेगा क्या? चलो बाहर चलो, तुमको दे तुम्हें सुनेगा। चलो बाहर चलो, तुम बदमाशी करेगा।
चलिए परेशान कर रहा था। चलिए यहाँ पे फ्लावर कलर है। अभी रात के 10 से 11 बज रहे हैं, 10:30 तो हो ही गए, 11 आप मान ही लो, 10:45 हो रहे हैं। फ्लावर कलर एक्सियल हो गया, एक्सियल हो गया और टर्मिनल हो गया। फ्लावर की अगर हम कलर की बात करें तो फ्लावर कलर कैसा हो जाता है, देख सकते हैं आप, व्हाइट, वायलेट और व्हाइट कलर का होता है। वायोलेट, ये वायोलेट, वायलेट, और ये कैसा होता है, व्हाइट, व्हाइट कलर का होता है। पोड कलर कैसा होता है, फली का कलर जो होता है ग्रीन होता है, ग्रीन, और ये येलो होता है, येलो होता है। पोड शेप जो हो गया कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, इनफ्लेक्टेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। इनफ्लेक्टेड फुला हुआ और कॉन्स्ट्रिक्टेड माने सिकुड़ा हुआ, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ट्रिक्टेड कह सकते हैं। सीड का कलर येलो आप लिख सकते हैं, येलो, और यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, सीड कलर येलो, ग्रीन, ग्रीन हो गया। और सीड शेप की अगर आप बात करोगे तो राउंड और रिंकल्ड, झुर्रीदार जिसको कहते हैं, रिंकल्ड। अच्छा, मैंने शॉर्ट वीडियो में इसके बारे में भी बता रखा है, आप देखना, 1 मिनट का वीडियो मैंने डाला है, तो वहां पे ये चीज के बारे में मैंने बता रखा है सर, आप एक बार देख लेना इस चीजों को, है ना। तो चलिए, मैंने आपको ये सारे कैरेक्टर, जो 7 कैरेक्टर है मेंडल साहब के द्वारा दिया गया। अच्छा, बच्चे के दिमाग में रहते हैं कैरेक्टर और ट्रेट्स क्या होता है, तो मैं एक बार क्लियर कर दूं आपको। कैरेक्टर का मतलब 7, यहाँ पे 7 जो लक्षण है वो कैरेक्टर है, और इसके प्रभावी और अप्रभावी टोटल मिला के 14 ट्रेट्स है। समझ रहे बात हो ना, तो ट्रेट्स पूछेगा तो 14 बोलिएगा, कैरेक्टर पूछेगा तो 7 बोलिएगा। तो आपको ये शायद क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं इसके अलावा कि उस समय मेंडल साहब ने इस सब चीजों का जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो प्रॉपर रूप में, है ना, उन्होंने पुनेट चक्र बनाया था और क्रॉस करवा रहे थे, तो हर चीजों को, रेशियो को बार बार लिख लिख कर देख रहे थे, पता कर रहे थे। समझ रहे बात हो ना, एक प्रॉपर वे में लिखते जा रहे थे। समझ रहे बात हो ना, अगर एक लक्षण को लेकर वो प्रयोग कर रहे थे तो उसको क्या कह रहे थे, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके लिखते थे। मान लीजिए प्लांट की हाइट की बात की, तो वो एक लक्षण को दिखा रहा है, कल मैंने आपको बताया वो किया था, मोनोहाइब्रिड क्या होता है, यानी कि एक टाइम में किसी भी पौधे का एक लक्षण को दिखाना या लक्षण के साथ क्रॉस करवाना, उसी चीज को हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है बात। अगर मान लीजिए एक पौधे का 2 लक्षण को एक साथ अध्ययन करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, या क्रॉस करवाना, उसको हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड। 3 के साथ करेंगे तो ट्राई हाइब्रिड, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से प्रॉपर वे में वो क्या कर रहे थे, लिख लिख कर, अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान लिख लिख कर सारी चीजों को इकट्ठित कर रहे थे। बट उस समय लोगों को ये सारी बातें समझ में ही नहीं आई, क्योंकि वो कारण था, कई कारण था। कभी लोगों ने बायोलॉजी में मैथ नहीं यूज किया था, इन्होंने सबसे पहली बार उस चीजों को यूज कर दिया। लोगों को ये चीज पसंद नहीं आया, यार बायोलॉजी में कोई मैथ कैसे यूज कर सकता है, समझ रहा है। इस वजह से भी लोग इनकी चीजों को गलत समझने लगे, क्योंकि उस समय लोगों की उतनी थिंकिंग बढ़िया नहीं थी, चीजों को समझने की उतनी ज्यादा वो नहीं थी, दायरा नहीं थी। तो इस वजह से इनको उस समय इस चीजों का एडवांटेज नहीं मिला। 18वीं शताब्दी के करीब, लगभग 19वीं शताब्दी के करीब में जब ये डेट हो गया इनको, तो एक और आया न्यू मेंडलिज्म करके। उन्होंने जब इस चीजों पे सर्च किया तो पता चला यार कि इस चीजों को कोई फैक्टर यानी कि फैक्टर, अच्छा, फैक्टर शब्द सबसे पहले इन्होंने ही यूज किया था, जॉन मेंडल साहब ने। ये जीन को फैक्टर कहा करते थे, जीन शब्द जॉनसन साहब ने यूज किया था, फैक्टर इन्होंने यूज किया। तो आप याद रख सकते हैं, इन्होंने क्या यूज किया, जीन को फैक्टर, हमेशा ये फैक्टर कहते थे, फैक्टर है ना, जीन को ही बोलते थे। चलिए, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। आइए अब हम बात करने वाले हैं इस 7 लक्षण। अच्छा, उस समय और भी कई कारण था लोगों को, एक तो बायोलॉजी में मैथ का यूज करना ये लोगों को नापसंद आ गया, इसके वजह से उनकी चीजों को लोग नहीं समझ पाए। दूसरा नंबर पे एक प्रॉब्लम और आया, उस समय उतना ज्यादा संसाधन यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम उतनी अच्छा नहीं था, यानी कि संचार व्यवस्था।
अगर दूसरे देश में कोई बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं तो उनके पास ये चीज पहुंच पाता, ऐसा कोई संचार व्यवस्था ही नहीं था आज की तरह। आज हम लोग कुछ भी करते हैं तो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, टेलीग्राम आ गया, अभी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, यूट्यूब तो है ही, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं अपनी सारी चीजों को। लेकिन उस समय ये सारी चीजें व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण इनकी बातों को लोग नहीं समझ पाए। जो बड़े साइंटिस्ट हैं उनके पास ये बातें नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण वो उस समय तक छिपा का छिपा रह गया। बाद में न्यू मेंडलिज्म करके एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने इस सब चीजों को जब ढूंढना स्टार्ट किया तो पता चला यार ये सारा चीज 100 साल पहले कोई मेंडल बाबा आके बता गए हैं, उसी चीजों को आज हम फिर से बता रहे हैं, और उनको उस चीजों के लिए उनको एडवांटेज नहीं मिला तो वो उनको दिलाए। समझ रहे बात तो कि नहीं? चलिए आइए हम कहते हैं आगे की ओर चलते हैं। मेंडलिज्म ने अलग अलग प्रकार के, मेंडल साहब ने कुछ लॉ भी दिए थे। 2 प्रकार के खासतौर पे लॉ थे, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो चलिए हम लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात करते हैं। आप यहां तक एक बार अच्छे से लिख लीजिए। चलिए आइए तो हम इसको समझाकर पूर्ण विराम करेंगे। चलिए आइए, यहां पे आप देख रहे हैं कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपको मैंने समझा दिया है। एट अ टाइम में, एक टाइम में एक लक्षण का अध्ययन करना ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। समझा दिया है। अच्छा आइए यहाँ पे पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, यानी कि सबसे जो पहला जो पोस्टुलेट था लॉ ऑफ डोमिनेंस था। क्या कहता है एक बार ध्यान से सुनिएगा। कैरेक्टर आर कंट्रोलेड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड अ फैक्टर। आपको मैंने बताया ना, मेंडल साहब हर बात डिस्क्रीट यूनिट को क्या बोलते थे, या एलील को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। ये वही बात है, डिस्क्रीट यूनिट को ही वो क्या बोलते थे, फैक्टर बोलते थे। फैक्टर अकर इन अ पेयर, वो कहते थे कि फैक्टर हमेशा ना पेयर में होता है, अकेले नहीं होता है। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ अ फैक्टर, डिसिमिलर पेयर ऑफ अ फैक्टर्स, वन मेंबर्स ऑफ, है ना, पेयर डोमिनेंट एंड अदर मेंबर इज अ रिसेसिव। उनके कहने का मतलब ये था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस खास तौर पे आप अगर देखोगे तो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन दोनों में दिखता है। यानी कि आप सिंपल से मतलब समझ लो, जैसे मैं मान लो कि मैं जीनोटाइप लिखता हूं, मैंने कहना है कि कैपिटल टी, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो आप इस कंडीशन को देखकर ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पे कह रहा है एक कंडीशन में रिसेसिव, तो रिसेसिव खास तौर पे रिसेसिव और जो डोमिनेंट कैरेक्टर है किसमें अच्छा से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि सर अगर आप इसमें बात करोगे होमोजाइगस कंडीशन में तो सिर्फ इसमें डोमिनेंट को देखोगे, रिसेसिव को तो देख नहीं पाओगे। अगर फिर इसमें देखोगे तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, इसमें सिर्फ रिसेसिव को देख रहे हैं, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो हम क्या लेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप हेट्रोजाइगस होमो हेट्रो हेमीजाइगस कंडीशन लीजिए, है ना, जिसमें दोनों आ जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आ गया। देख रहे हैं इस कंडीशन में, देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर भी है और रिसेसिव कैरेक्टर भी है, रिसेसिव भी है, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के दोनों कैरेक्टर है। आप देख पा रहे होंगे, समझ रहे बात तो कि नहीं? तो आपको अब थोड़े से समझ में आ गए होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में समझाने की कोशिश की है। डोमिनेंट एलील इज वाइल्ड टाइप, डोमिनेंट एलील कैसा होता है, वाइल्ड टाइप होता है। अनमोडिफाइड एलील विच प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम्स प्रोटीन दैट फॉर्म्स द कैरेक्टर्स। ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं, अच्छी बातें हैं। अब देखिए हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस क्या है, किसी चीज को सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंतर्गत आता है। आइए यहां पे आप देख रहे होंगे लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाता है यहां से। अच्छा ये सारी जगहों से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, फैक्टर अकर इन अ पेयर, डिसिमिलर पेयर होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, वरना अगर आपको पता नहीं है तो ऑब्जेक्टिव भी गलती हो सकती है। चलिए, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील डू नॉट शोज एनी, देख रहे हैं ना, ब्लेंडिंग्स, इसमें ब्लेंडिंग नहीं पाया जाता, यही बात है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ब्लेंडिंग का मतलब होता है आपस में मिक्सअप होना। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन खास तौर को, जैसे मैं मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि लंबा और 2 कैरेक्टर मैं ले रहा हूं, सेग्रीगेशन का मतलब मैं आपको एक बार अच्छे से समझाता हूं। डिसजंक्शन कह सकते हैं आप सेग्रीगेशन को।
साधारण से शब्दों में समझिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं कोई प्लांट ले रहा हूं, तो प्लांट में हाइट एक अलग गुण है और कलर एक अलग गुण है। तो ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे को सेग्रीगेट कर रहे हैं क्या? आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं क्या? आपस में मिल जा रहे हैं क्या? नहीं ना, ये दोनों अलग लक्षण हो गए ना। एक लंबाई वाला लक्षण हो गया और एक कलर वाला लक्षण हो गया, रंग वाला लक्षण हो गया। तो दोनों अलग अलग है, तो इसी चीज को हम कहेंगे सेग्रीगेट करना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहेंगे। समझ में आया बात है आपको? चलिए आइए यहाँ पे आप देख रहे हैं पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम द ईच अदर सच दैट द गैमेट recessive only one then the two factors thus the gamete are always pure, है ना। अच्छा, ये जो है खास तौर पे यूज किया जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। देख रहे हैं 10 the 3:1 ratio obtained in F2 generation mainly due to the segregate although there is the role of dominance also, है ना। कह रहा है क्या, मैं एक क्रॉस करके दिखाता हूं थोड़ा सा। चलिए आइए देखिए, जैसे मैं ये कहना क्या चाह रहा है, मैं इसको जरा सा मिटाऊं। अच्छा यहीं पे मैं बता देता हूं। देखिए जैसे मैं आपको कल कहा था कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था। यहां पे मैंने पुनेट चक्र बनाकर भी बता देते हैं हम आपको। देखिए यहां पे ये मेल है, ये फीमेल है। आपने लिखना है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे क्या बनेगा कैपिटल टी, और यहां पे क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पे बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, यहां पे आपको डोमिनेंट कैरेक्टर कौन दिख रहा है? तो आपने बोलना है सर इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर हेटेरोजाइगस कंडीशन में देख लेते हैं ना सर। इसमें देखो ना आप, अब देखो आप ध्यान से देखो, यहां पे इसको दोनों जीन है, समझ रहे बात हो ना, शॉर्ट वाला जीन भी है, लॉन्ग वाला है, लेकिन फिर भी इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, प्रभावी लक्षण क्या है, बड़ा, यानी कि टॉलनेस को दिखा रहा है। तभी तो हम बोलते थे कि सर इसका ना जीनोटाइपिक रेशियो ना, जीनोटाइपिक जो रेशियो वो क्या हो जाएगा सर 1:2:1 हो जाएगा, और सर फिनोटाइपिक रेशियो है ना पीआर रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप बोलते थे सर 3:1 हो जाएगा। अच्छा 3:1 आपने क्यों कहा? फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्सटर्नल अपीयरेंस को दिखाए उसको फिनोटाइपिक रेशियो कहेंगे। तो इस आधार पे इस चीजों को सेग्रीगेट किया गया, तो कुछ यही चीज को समझाने की कोशिश किया गया है। तो आप शायद अब बेहतरीन ढंग से चीजों को समझ लिए होंगे। चलिए तो आज का जो ये वीडियो है मैं कहूंगा कि सबसे लाजवाब वीडियो है, आपको शायद इस चीजों को समझना ही चाहिए, बिना इसके समझे हुए आपको काम नहीं चलने वाला है। समझ रहे बात हो कि नहीं? आइए अब हम थोड़ा सा कुछ और बात भी बता देते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में कुछ कुछ जो फॉर्मूला होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, है ना, जीनोटाइप के लिए, फिनोटाइप के लिए, उसके बाद जाइगोट के लिए, सब के लिए एक बार जल्दी जल्दी मैं बातें कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आज का लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा तो हो ही गया है, मुझे पता है, बट क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम भी तो नजदीक आ रहा है, थोड़ा सा मैं नहीं बताऊंगा तो काम नहीं चलेगा ना, है ना, इसीलिए थोड़ा सा चीजें मुझे बताना पड़ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड भी रख रहा हूं। आपको इसको लेकर थोड़ा सा परेशानी भी हो रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक चीजों को आपको एक्सप्लेन करते चलूं। देखिए अच्छा मैं जल्द ही, मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको सारा चीज का गेसिंग भी देने वाला हूं, तो मैं जल्द ही ये चीज करवा दूंगा, आप चिंता ना करें, मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं, है ना, मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा, बहुत जल्द ही मैं ये चीज करने वाला हूं। चलिए आइए तो हम बात करने वाले हैं आगे की ओर। जैसे मैं मान लीजिए कि मैंने आपको बोला मोनोहाइब्रिड, तो आपने समझ लिया, फिर अच्छा चलिए फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला आई नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का, नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स का अगर फॉर्मूला नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे आप? इसके लिए जीनोटाइप्स के लिए आप लिख सकते हैं 3n, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ मोनोहाइब्रिड के केस में बात करें भाई, मोनोहाइब्रिड हाइब्रिड, है ना, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इसके लिए 2n हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ जाइगोट
जाइगोट फॉर्मेशन का, जाइगोट फॉर्मेशन का 4n हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे n जो है ना, ये क्या है जानते हैं? हेट्रो गैमेट एलील है, गैमेट एलील है, एलील है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, हेट्रो गैमेट एलील है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डाई हाइब्रिड पे। चलिए अच्छा, ये जो रेशियो है ना, बच्चे लोग बड़ा कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर मोनो हाइब्रिड का आएगा तो कैसे याद रखेंगे, डाई हाइब्रिड का कैसे याद रखेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइए। चलिए आइए देखिए, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। मोनो हाइब्रिड, ये रेशियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनो हाइब्रिड, इधर हम आपको बताएंगे डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड। चलिए पूरा मिटा ही देते हैं, एक ही साथ बता देते हैं हम आपको। देखिए मैं आपको कहूंगा ना, बहुत सिंपल तरीका है, इसको याद मत रखना, देखो ना अभी ही आपको याद हो जाएगा। चलिए, और यहां से आने हैं डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, और एक और लिख लेते हैं ट्राई हाइब्रिड। चलिए ट्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, ये एक लक्षण को बताएगा, एक लक्षण को, एक लक्षण को दिखाएगा। ये दो लक्षण को, दो लक्षण को दिखाएगा, दो लक्षण को बताएगा, लक्षण को बताएगा, और ये तीन लक्षण को बताएगा, है ना, तीन लक्षण को बताएगा। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दूं क्या, है ना, ऐसे ओनली वन टाइम्स, ओनली वन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंटेड इन अ सर्टेन टाइम, ओनली टू कैरेक्टर्स आर, ऐसे लिख लो आप, ओनली इनहेरिटेड ऑफ वन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, ओनली इनहेरिटेड बाय टू कैरेक्टर्स, थ्री कैरेक्टर्स, बस इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, परिभाषा बस 2 3 कर लेना आप। चलिए आइए देखिए, ये रेशियो याद रखिए, बहुत पूछा जाता है, जीनोटाइपिक रेशियो। तो आपने क्या बोलना है सर, इसका 1:2:1 होता है, 1:2:1 होता है। इसका फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है बोलो आप, तो आप बोलोगे सर 3:1 होता है मोनोहाइब्रिड का। फिर मैं आपका इसका पूछूंगा तो आप बोलोगे सर इसका तो हमको नहीं पता है, तो मैं कहूंगा भी नहीं याद रखने के लिए। वैसे आपको बता देता हूं जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:1, है ना, 121 242, आप ध्यान रख सकते हैं, 1:1, है ना, ये इतना बड़ा होता है भाई। सॉरी डाई हाइब्रिड है नहीं है, हाँ डाई हाइब्रिड के लिए। सर फिर ट्राई हाइब्रिड का कितना बड़ा होगा सर, बहुत बड़ा होगा उसका भी, है ना, लिख सकते हो आप, GR इक्वल टू 1:1 2:4 1:1, 121 242 181 याद रख सकते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो आपसे अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे बताओ, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो के लिए सिंपल है 9:3:3:1। चलिए आइए देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि इसको निकाला कैसे जाता है। देखो बहुत सिंपल तरीका है, देखो सबसे पहले आप ये सोचना, सबसे पहले देखो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो है, यहाँ पे कितना है 9:3:3:1 है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे सिंपल तरीका है, देखो जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है ना, तो भाई ये मोनोहाइब्रिड के दुगुना है, तो देखो आप 1:1 ऐसे लिख लेना, और इसको ना गुना कर लेना 1:1. अब देखो एक बार आप 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा बताओ, देखो देखो गुना करो, 1 से करोगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 2 से करोगे तो 2 आएगा, सर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, आएगा ना, 2 को फिर से करोगे तो 2 को 1 से करो ना 2, उसके बाद 2 को 4 से करोगे तो 4, हाँ सर 2 दूना 4 हो गया, 2 को 1 से करोगे तो क्या आएगा बताओ, 2 आएगा, है ना, फिर से अब 1 को इसके साथ तो 1 2 1, तो देखो याद करने की जरूरत है कि आपको मोनो हाइब्रिड याद था तो आराम से आपने क्या निकाल लिया, मोनो हाइब्रिड से इसके दुगुना किया और आपने ये निकाल लिया, निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया बताओ। तो आपको अगर मोनो हाइब्रिड का याद है तो आपने इसका निकाल लिया, इसी तरह से आप देखिए इसका भी आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको लिख दिया अलग बात है ना, अगर आप कभी भूल जाते हैं एग्जाम प्रेशर में तो आप निकाल सकते हो, है ना। अगर मान लीजिए 9:3:3:4 कितना होता है, 9:3:3:4 है ना, 9 3 12 12 3 15 15 4 ठीक है, एकदम सही है। अब देखिए इसको, अब देखिए मान लीजिए कि हम भूल चुके, हमको याद नहीं है, हमको खाली मोनो हाइब्रिड का याद है, तो आप क्या लिख लिया, 2 बार इसको लिख लिया 3:1 और इनियो का लिख लिया 3:1। अब देखिए गुना भाग कीजिए, 3 से 3 में कीजिए तो कितना होगा 9, हाँ सर 3 को इसमें कीजिएगा तो 3, और फिर ए में देखिए 1 से 3 में कीजिएगा तो कितना होगा बताइए 3, और फिर 1 से 3 1 में 1 से कीजिएगा
3:1 होता है ना? ओ 9:3:3:1, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? 3:1 हो जाएगा। 2 1 3 1 4 ठीक तो है? हाँ, अब देखिए 3 3 9 हो गया, यहाँ से 3 यहाँ हो गया, फिर से इसमें 3 हो गया और 1 से इसमें किए तो इस तरह से हो गया। ये 9:3:3:1 हो गया। 9 3 12 12 3 15 1 16 हो गया, शायद मैंने उस समय उल्टा लिख दिया था। तो आप देखिए इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आप कंफ्यूजन में भी हैं तो आप आराम से निकाल, लेकिन हाँ पहले वाला का याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ट्राई हाइब्रिड का निकालना है तो क्या ही सोचना है इसमें। अब भाई इतना बड़ा लिख लो, इसको तुम करो, अब समझे बात हो कि नहीं? आप कर दीजिए तबे होगा आपको। ये डाई हाइब्रिड का निकल गया है तो अब इसके साथ करिए आप 121 121 121 242 242 है ना, 242 121 121 121, इसको ना आप करो किसके साथ जानते हो? मोनो हाइब्रिड के 1 2 1 के साथ करो तबे आएगा। समझे बात हो कि नहीं? इसका भी तुम निकाल सकते हो। ये तो हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो। और फिनोटाइपिक तुमको निकालना है तो फिनोटाइपिक के लिए लिखो, आप कर लीजिएगा इसका, ठीक है? फिनोटाइपिक मैंने आपको तरीका बता दिया, समझे बात हो ना? फिनोटाइपिक को क्या लिखिएगा? डायहाइब्रिड वाला लिख लीजिए 9:3:3:1 लिख लीजिए और फिर इसको कीजिएगा किसके साथ? 3:1 के साथ गुना भाग कीजिएगा। देखिए हम इसको कर देते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। देखिए 9 तिया 27, तो आपने लिखना है 27 रेशियो। उसके बाद क्या है? 9 के बाद 1 से कीजिए तो 9 का 9 हो गया, 9 हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 3 3 जा कितना हो गया? इससे इसमें कीजिए 3 3 जा 9, अब इससे कीजिएगा तो 3 3 जा 3, अब ऐसे कीजिए 3 3 जा 9, फिर से आ गया और यहाँ पे फिर से आ गया 3। अब 1 3 जा कितना हो जाएगा आप ही बताइए? 1 1 3 जा 3 हो गया और 1 1 जा 1 हो गया। तो आप ऐसे देख सकते हो, देखो ऐसे लिख लीजिए, है ना? तो इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं। मोनो हाइब्रिड हाइब्रिड ये आप तो एकदम इम्पोर्टेंट समझ के चलो, यहां से तो आना है, ये तो लिख लो आप, इसको तो एकदम VVI लगा लो आप, यहां से आएगा, ये 100% आएगा। तो चलिए आज मैं यहां तक वीडियो बता दिया हूं क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम यहीं तक विराम करते हैं। चलिए ओके, धन्यवाद।